देखो, इतना तो हमें पता हो गया था, ठीक है, कि अली वर्दी खां की तीन लड़कियां थी, तीन में से एक को हटा दिया है, तो जो दो लड़कियां थी उन दोनों के एक एक लड़के थे, एक था सिराजुद्दौला, एक सिराजुद्दौला था, और एक था कौन, शौकत अली। ठीक है, ये सब अली वर्दी खान ने करके कंप्लीट हो गया था, इतनी चीजें अपने पास क्लियर थी। अब आगे बढ़ती है। देखो, जब सिराजुद्दौला बनता है नवाब, उस समय से ही अंग्रेज जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम सिराजुद्दौला को कैसे भी करके मना लें, लेकिन सिराजुद्दौला नहीं मान रहा था। ठीक है, सिराजुद्दौला उनकी चमचागिरी को अच्छे से जानता था, और इसलिए वो नहीं मान रहा था। ठीक है, क्योंकि अली वर्दी खान ने भी सिराजुद्दौला को समझा गया था कि अंग्रेज किसी के नहीं होते। ठीक है, अंग्रेज किसी के नहीं होते, ये अली वर्दी खान की बात को वो समझ चुका था। वो ही समझ चुका पाया था, बाकी और कोई नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, और उधर शौकत जिनके पास पूर्णिया की जागीर थी, तो वो वैसे भी तनातनी चोरों में चली गई। अब इस चीज, जब आपस में दो परिवार के अंदर, समझना, एक परिवार के अंदर जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसको आके भड़का दे, ठीक है, तो वो जो लड़ाई होती है वो परिवार की नहीं हो जाती, वो समाज की लड़ाई हो जाती है। स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी घर की जो लड़ाई होती है उसको घर में ही सुलह कर लो, उसको बाहर निकालने से सिर्फ और सिर्फ तीसरे व्यक्ति का फायदा होता है। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, खैर वो तो सब हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। अलीवर्दी खां तक भारत के में बंगाल के अंदर अलीवर्दी खां तक अंग्रेजों की अच्छी मजबूत स्थिति थी, लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की स्थिति नाजुक होती गई, भारत में भी नाजुक होती गई, ठीक है, कमजोर होती गई, और बंगाल में भी कमजोर हो गई। बंगाल में तो तुम्हें समझ आया क्यों हुई, और अभी आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भारत में क्यों हुई, क्योंकि कर्नाटक युद्ध 1756, आप करिएगा, कर्नाटक युद्ध 1756 वाला जो है वो फ्रांसीसी जीत गए थे। फ्रांसीसियों का वर्चस्व कर्नाटक में बढ़ने लगा था। ठीक है, और जब एक क्षेत्र में फ्रांसीसियों का वर्चस्व बढ़ गया, स्वाभाविक सी बात है कि वो आगे भी वर्चस्व बढ़ाएंगे, और हो सकता है वो बंगाल की तरफ आ जाए। ये भी एक भय था अंग्रेजों के। ठीक है, फिर वो सब अपनी जगह पे सब ठीक चलता रहा। इसी बीच में एक घटना घट गई कि जब 1756 में फ्रांसीसी युद्ध जीत गए कर्नाटक का, जब कर्नाटक का फ्रांसीसी युद्ध जीत गए, तो जो अंग्रेजों को भय था कि वो ऊपर नहीं आ जाए, ठीक है, तो यहाँ कलकत्ता में थी अंग्रेजी फैक्ट्री, ठीक, और यहाँ चंद्रनगर में है फ्रांसीसी फैक्ट्री। ठीक है, तो उनको ये डर बिल्कुल लगा था कि भाई फ्रांसीसी अभी अभी ताजे ताजे जीते हैं, जोश जोश में आके हमें भी नहीं मार दें। ठीक है, तो अंग्रेजों को ये भय था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, और फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को भी ये डर था कि अंग्रेज नहीं घुस जाए दुश्मनी में, कि हम वहां हारे यहाँ हारेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपने फैक्ट्री के चारों तरफ किला बनाना चालू किया, मतलब उसका दुर्गीकरण चालू किया, बड़े बड़े बाहर से बाउंड्री वाल चालू करी, बड़ी बाउंड्री वाल, ठीक है, शुरू कर दी। और यहाँ पे इस समय नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। ठीक है, 1756 की ये घटना है। जब बनाना चालू कर दिया, रात में बना रहे, रात में सिराजुद्दौला के जो सेना है, सेना के लड़के घूम रहे इधर पे, छोटे छोटे, ऐसे चक्कर मार रहे थे, चक्कर मार रहे थे, तो इसी बीच में क्या हुआ, उनने देखा कि भाई अपने क्षेत्र में कुछ हो रहा है, अपना क्षेत्र, क्योंकि ये राजा के क्षेत्र में आ रहा है, नवाब के क्षेत्र में आ रहा है, यार अपने क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, देख के आना जरा। तो गए भैया ये देखने, इन्हें देखा कि भाई फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं वो अपनी फैक्ट्री का दुर्गीकरण कर रहे हैं, मतलब उसके आगे आसपास बाउंड्री वाल बना रहे हैं। अब देख के आ गए, नशे में थे, कुछ समझाया, ठीक है, देखा फिर कोई दिक्कत नहीं है, सन्नाटा सा था, नशा ज्यादा था, तो कैसे आगे कुछ हो रहा होगा। सुबह जब नशा उतरा तब याद आया कि अरे यार वो तो वो कुछ काम कर रहे थे, चलो नवाब के पास बता के आए उनको। सेना गई नवाब के पास, नवाब से बोला कि साहब वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नवाब गुस्सा हो गया, नवाब कहता कि भैया देखो ऐसा है, जब हम यहाँ नवाब है तो हम सुरक्षा करेंगे, ये कौन होते हैं आपस में सुरक्षा करने वाले। ठीक है, हमसे तो पूछा ही नहीं, बिना हमारी परमिशन के ध्रुवीकरण कैसे। कहते जाओ समझाया। गए भैया 8 एक सैनिक, 8 फ्रांसीसियों के पास गए पहले, तो फ्रांसीसियों से बोला देखो भाई ऐसा है,
कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नवाब बैठे हैं, अगर आपको कुछ किसी प्रकार का नुकसान होता है तो नवाब के पास जाओ, आप नवाब को बताओ, नवाब देखेंगे। ठीक है भैया, फ्रांसीसी समझ गए। फ्रांसीसी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नवाब को देख लेंगे, नवाब से बोल देंगे। अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेजों के नवाब की तो वैसे भी कोई विशेष दोस्ती थी नहीं, तो अंग्रेजों के पास पहुंचे ये लोग। अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है भैया कि किसी प्रकार का नुकसान है, क्षति हो सकती है, तो तुम नवाब को बताओ, नवाब तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। नवाब तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हें जब होशियारी बता के दुर्गीकरण करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज पूरे अंग्रेज कहते हैं कि मुंडी काट के झिंगड़ा दे, ऐसे इशारे इशारे कर रहे हैं, बाकी तो इंग्लिश में गाली दे रहे हैं अंग्रेज, उनको समझ नहीं आ रही सैनिकों को। आ गए भैया नवाब के पास वापिस। नवाब से कहा कि देखो भाई ऐसा है कि एक भूरे तो मान गए, ये वाले भूरे तो मान गए फ्रांसीसी। ठीक है, लेकिन एक भूरे को इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहे थे, वो तो समझ नहीं आया, गाली दे रहे थे इंग्लिश में, कोई मिला के तो समझ तो आई नहीं इंग्लिश इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ आई कि वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे, तो मुझे कह रहे थे कि जो मुंडी काट के तुम्हारी झी गड़ा देंगे। नवाब चटक गया। नवाब कहता अच्छा इतनी हिम्मत भूरों की, वो पनियल भूरों की इतनी हिम्मत हो गई कि चलो ठीक है आक्रमण कर देते हैं। नवाब ने उठाई सेना सुबह, नवाब ने उठाई सिराजुद्दौला ने, और सेना उठा के कलकत्ता पे किया हमला। कलकत्ता की फैक्ट्री में तो कलकत्ता पे किया आक्रमण। कलकत्ता पे आक्रमण करने के लिए नवाब निकला। ठीक, और पूरी तरीके से सेना इना को सजा सुलू के लेके गया देखो। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम किला जो तुम्हें पता है, यार चार बात मैंने कल बताया था। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पे किया इसने हमला, समझना बात को। और फोर्ट विलियम किले का डाला घेरा नवाब ने। ठीक है, घेरा डाल के बैठा है नवाब, बढ़िया दारू वारू पी रहे हैं उसके लड़के लोग, सेना वाले, कोई दिक्कत नहीं, नवाब भी दो दो फाइटर मार के बढ़िया चिल कर रहा कि आओ बाहर भूरो अपने। तो ये भूरे क्या किए कि जब नवाब को देख लिया आते कि नवाब आया है, और ये कचरा कर देगा अब भी, वो योग्य था, लड़ाई वड़ाई में तो योग्य था भाई, जब भी कचरा कर देगा। तो भूरे क्या किए, भूरे एक 18x14 के एक हाल में 146 146 भूरे जाके डूब गए डर से। 146 भूरे लुक गए, समझना बात को। तो नवाब ने क्या किया कि एक आदेश दिया कि ये इसका बाहर से गेट लगा दो। ये गेट था, ये गेट को बंद करवा दिया। और 3 दिन बाद गेट खोला। ठीक, तो 3 दिन में ये भूरे जो थे वो सफोकेशन से मरे। 146 में से 123 भूरे मर गए, सिर्फ 23 भूरे जिंदा निकले। और 23 भूरे जिंदा निकले बिल बिला रहे एकदम। ठीक है, मछली कहीं तड़प रहे, समझ रहे हैं? जब तक नवाब ने इधर पूरा खेल डाल दिया पूरे भूरों का, बहुत मारा इनको। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का किला जो है वो जीत लिया। फोर्ट विलियम का जो किला बनाया था वो जीत लिया। अब जो बचे हुए 23 और थोड़े बहुत अंग्रेज, फुटकर भर 50 200 अंग्रेज, ये डर के मारे भगे कहाँ पे, फुलटा टाप। ये फुलटा द्वीप, ये भूरे यहाँ पे भग गए। ठीक है, ये डर के मारे कहाँ भग गए, फुलटा द्वीप पे। और फुलटा द्वीप पे जाके ये बैठ गए और कप रहे, दारू वारू क्रेट रेट सब छुड़ा लिए अपने। सिराजुद्दौला ने मारा अलग से। ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोल रहा उसके पहले मुंह में जूता घुसे हुए दे रहा हूँ, इतना मार रहा उसको। ठीक है, पूरे अंग्रेजों को पलटा दिया हमने एक ही बार। तो जे डर के मारे कहाँ भगे, उल्टा टापू। और इन्हीं में साथ भग के कौन आया, एक व्यक्ति आया, उसका नाम था क्लाइव। तो क्लाइव कौन है, रॉबर्ट क्लाइव नाम है उसका पूरा। रॉबर्ट क्लाइव कौन है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बाबू था इस समय, क्लाइव बड़ा बाबू, फोर्ट विलियम की कंपनी में। फोर्ट विलियम के लिए की जो पास कंपनी है, कलकत्ता जो कंपनी है उसका बड़ा बाबू रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव भी साथ आया, साथ में 50 को पूरे लेके आया अपने साथ, भक्ति यहाँ पे जिस तैसे करके जान बचाई। वो कुछ नहीं मिल रहा, नशा, बिना नशा कुछ नहीं, हाथ पांव कप रहे, तो जैसे तैसे करके वो उल्टा ही टापू पे ताड़ी वाड़ी पी। ठीक है, कुछ नहीं तो गूंज वूंज जला के थोड़ा हल्का बहुत नशा किया हमने, थोड़ी सी एनर्जी आई अपने पास। अब बैठे हैं जब,
और इधर इधर पे क्या किया, ये तो भग गए पूरे, सिराजुद्दौला ने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो 18/14 की ये जो 146 में से 123 लोग मरे, वो 23 जिंदा बचे ना, ये घटना कहलाती है काल कोठरी की घटना, काल कोठरी घटना। हालांकि इस काल कोठरी घटना का कोई उल्लेख जो है, विशेष उल्लेख, है ना, वो बंगाल के इतिहास में नहीं मिलता, सिर्फ अंग्रेजों की किताब द्वारा मिलता है। हालवेल बोलता है कि काल कोठरी घटना हुई थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने ऐसा बताने की कोशिश की है कि नवाब ने जो है हमसे युद्ध जो है वो धोखे से जीता, जबकि धोखा कौन करता है उसमें हमें आगे पूरा समझ आएगा। ठीक है, जो हालवेल कह रहा है, समझ रहा है बात को, लेकिन हम कह रहे हैं, हम भारतीय हालवेल की क्यों सुनेंगे। ठीक है, हम हम भारतीय, हम कहेंगे हाँ भूरों को मारा होगा और ऐसे ही सफोकेशन में ही मरने लायक है। ठीक है, क्योंकि जे वो वाले सुअर हैं सफोकेशन में कहेंगे कैसे मर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अपन हलवेल वालवेल की ज्यादा सुनते नहीं है, हाँ, लेकिन अगर पूछता है तो ये बता सकते हैं कि इतिहास के अंदर, बंगाल के इतिहास के अंदर इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं है। ठीक, लेकिन हालवेल कह रहा है कि ऐसा, तो चले ऐसा तो ऐसा ही, धोखा दिया ना तो हाँ चलो धोखा ही दिया। ठीक है, क्योंकि तुम हो ही धोखा देने वाले। समझ रहे हो आपको, जैसे हो वैसा मिलेगा। समझ गए, तो इसको ठीक है, खैर वो अपना जगह सही हो गया। और नवाब ने क्या किया, इनको भगा दिया उल्टा टापू। अब ये सब सोच रहे हैं भैया कैसे करके तो घर ही जमा, इसीलिए यहाँ रुके ही नहीं, इतना मारा, इस कदर से मारा इनको। ठीक है, और नवाब ने क्या किया, 5 दिन के अंदर पूरा, 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा फोर्ट विलियम किला जीता, कलकत्ता में अपना वापस वर्चस्व स्थापित किया। और वर्चस्व स्थापित करने के बाद माणिक चंद्र नाम का व्यक्ति था, माणिक चंद्र नाम के व्यक्ति को यहाँ की जागीर सोच के, ठीक है, और यहाँ का मतलब कलकत्ता का सूबेदार बना के वो वापस आ गया कहा, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी है, और वो मुर्शिदाबाद आ गया। कौन आ गया भैया, सिराजुद्दौला। माणिक चंद यहाँ पे है कौन इस समय, बोलो भैया, सूबेदार। ठीक है, और सिराजुद्दौला यहाँ पे आके मुर्शिदाबाद में वापस अपना शासन चलाने लगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ रावत क्लाइव जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, साथ वाले कह रहे थे कि चलो आप तो अब लौट चले सजना वापस अपने गाँव, यहाँ मतलब नहीं है कोई। ठीक है, और तैयारी कर रहे थे, वो तो बैग एक पैक करके जैसे थे, थोड़े बहुत कचू भी करके इंतजार कर रहे थे कहीं का कुछ जहाज जहाज जाए तो हमें हाथ दे के बैठ के गए। इसी बीच में क्या हुआ, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति था, पैसे के बाद में पैसे कमाना चाहता था वो। मैं तो एक जहाज आया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जहाज को हाथ दिया और बोला कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कहाँ जा रहे हैं, तो चाचा हम तो जा रहे हैं बंगाल। वो बंगाल के रहे, हम तो यहाँ जा रहे हैं, इधर से आ रहा था जहाज, और उसी प्रोसेस से आ रहा हुआ कहीं से, ऐसा आ रहा। कहा भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या हम ये कर्नाटक जाएंगे, तो ये तो दुआ उधर पे भी तो वहां पे जाना है, यार हम भी चल रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 7-8 लोगों को लिया, बाकी से कहा कि तुम जिनको घर जाना वो भाई घर चले जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो एक रिस्क लूंगा, मैं तो जाऊंगा, फिर मैं तो कर्नाटक जा रहा, मैं बंगाल अंगाल नहीं जा रहा, मैं कर्नाटक जा रहा है, ऐसा बोल के और रॉबर्ट क्लाइव उनके साथ बैठ के कर्नाटक वाली गाड़ी में चला। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पहुंच गया भाई, कर्नाटक उल्टा टापू से पहुंच गया कहाँ, नशा सा करके। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि दारू आई थी, क्रेट रखा, क्या आती है अंग्रेजी पर, सबसे पहले बोला भैया आधा क्रेट तो पहले दारू, कम 5 एक बाल्टी दारू लगेगी। भाई इतना क्या आ रहा है, वहां भूत मारते हैं भैया बंगाल में, और तुझ पे आया हूँ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तुम तो मेरे को पहले नशा करवाओ, और नशा करने के बाद फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। ठीक है, ठीक है, तो कर्नाटक ये, अब कर्नाटक में रॉबर्ट क्लाइव आ गया। ठीक है, समझना, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे आ गया, कर्नाटक में आ गया। ठीक है, और साथ में क्या किया, क्लाइव ने यहीं से एक सेना की टुकड़ी ली और घुस गया कहाँ पे, बंगाल। ठीक है, कर्नाटक में, क्योंकि जब तक दारू वारू पिलवाई इन्हें सब समझा दिया क्या क्या हुआ, कहते लेकिन मेरे को तो जाना है, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मेरे को बहुत जलील किया हमने, मैं तो जाऊंगा। तो यहाँ से घुसा बंगाल में, बंगाल से घुसा कहाँ, कलकत्ता, कर्नाटक वाले रास्ते से बंगाल, बंगाल से तो मतलब बंगाल क्षेत्र में घुस के कलकत्ता के अंदर वापस, जैसे तैसे करके लखनऊ को रोका। ठीक है, अब बूढ़े वापस कलकत्ता में आ चुके हैं, देखना भाई।
वो कलकत्ता में घुसा और सेना की टुकड़ी साथ में है उसके, ठीक है, छोटी सी सेना उधर से लेके चला गया था, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पे आया और सबसे पहले पता किया कि यहाँ का गवर्नर कौन है। उन्होंने कहा माणिक चंद है। ये गया माणिक चंद के पास और माणिक चंद को दे दिया, और माणिक चंद को दे दी घूस, घूस मतलब रिश्वत। और रिश्वत देने के बाद माणिक चंद को, ठीक है, माणिक चंद को रिश्वत देने के बाद ये आ गया कलकत्ता में, फ्री हैंड हो गया कलकत्ता के अंदर। अब कलकत्ता के अंदर फ्री हैंड हो गया, प्लस इसके पास है क्या, सेना। जब इसके पास सेना है और कलकत्ता में इसका फ्री हैंड है, तो ये क्या करेगा, ये सिराजुद्दौला पे हमला करेगा। तो इसने उठाया घोड़ा और सीधा कहाँ की कहाँ पहुंच गया, सिराजुद्दौला के पास, ठीक है। तो सिराजुद्दौला उस समय कुछ और काम में व्यस्त था। इसी बीच बीच क्या हुआ, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, ठीक है, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि कर ली क्लाइव ने, क्यों, क्योंकि भाई क्लाइव के पास उस समय सेना भी थी, बंदूकें भी थी, क्योंकि कर्नाटक से आ रहे थे, कर्नाटक में युद्ध वाला माहौल था, तो सारी चीजें तो सब थी उस समय वहाँ पे। तो अलीनगर की संधि कर ली यहाँ पे, कौन ने, क्लाइव ने। कलकत्ता में घुसा माणिक चंद्र की मदद से, माणिक चंद्र को घूस दे के, पैसा दे के, ठीक है, और पैसे बिक गया, पैसा और 1 करोड़ दारू पटक दी मुंह पे, बिक गए जी, ठीक है। और माणिक चंद्र गुटका तो है, थूक दे कोई भी खा के, ऐसे तो सही कहेंगे, समझते जे ना, ठीक है। तो अलीनगर में की संधि हुई क्लाइव और कौन के बीच में, बोलो भैया, सिराजुद्दौला के बीच में। और इस संधि में क्या हुआ, संधि में बोला उसने, क्लाइव ने, कि देखो अब ऐसा है कि हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए एक काम करो, आप हमें कलकत्ता में फिर से व्यापार करने की अनुमति को भाव दे दी भैया। सिराजुद्दौला ने मजबूरी थी, ने कहा ठीक है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, दे दे रहे हैं, वैसे नहीं तो अभी शिकस्त हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। तो व्यापार करने की परमिशन मिली, ठीक है, वो भी कौन से व्यापार पे, उसने कहा भैया हमें 1717 वाला व्यापार चाहिए। कौन सा 1717 वाला व्यापार, व्यापारिक मैग्ना कार्टा वाला। वो वाली अनुमति चाहिए, तो भाव वो वाली अनुमति दे दी। साथ में बोला कि हमारे को बहुत नुकसान हुआ, तुम लोगों ने बहुत मारा हमें, हमारी मलहम पट्टी का पैसा तो, ठीक है, कितने रुपए देंगे, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए नगद ले लिया, व्यापार करने की वापस में कलकत्ता में वापस अनुमति करने की, व्यापार करने की अनुमति ले ली, ठीक है। साथ में सेना का खर्चा पानी अलग लिया, ये तो मालूम पट, ये तो क्षतिपूर्ति हर्जाना लिया उसने। साथ में सेना का नशे वसे खर्चा, तो भाई वो बाटल लाइटर भी दिलवा, ऐसा थोड़ी, तो बाटल लाइटर का खर्चा भी ले लिया उसने। तो ऐसे करके मोटे मोटे रूप में उसने 5-7 लाख रुपए ले लिए, कौन से, सिराजुद्दौला से, अलीनगर की संधि करके, और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब अंग्रेज फिर से कलकत्ता में व्यापार करना चालू कर दिया, अंग्रेज फिर से, और माणिक चंद्र के पक्ष में है। ये बात जो है कि माणिक चंद्र के पक्ष में है, ये बात सिराजुद्दौला को नहीं पता। सिराजुद्दौला का ये लग रहा है कि वो डायरेक्ट कर्नाटक से आए युद्ध लड़ने के लिए मेरे से, ठीक है, इसलिए वो मजबूरी का उसने क्या किया, जैसे जैसे करके संधि कर ली, ठीक है। बेटा जे संधि हुई थी 9 फरवरी, जो प्रूफ था, वैसे याद रखने ऐसी चीज नहीं है, लिख लो अगर याद रखने को। 9 फरवरी 1757 को, ठीक, 9 फरवरी 1757 को, बात समझ लगी, ठीक। 9 फरवरी 1757 को क्या हुआ था, वो संधि हुई है। और इसी बीच एक घटना और घट रही है, समझना, घटना मतलब ऐसी कि जो धोखे वाली है। अब तुम्हें एक स्पष्टता हो गई कि सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के पास कौन कौन उसके दुश्मन हो गए। एक तो हो गया अंग्रेज, ठीक, घसीटी बेगम और उसका लड़का शौकत जहां, ठीक है, साथ में माणिक चंद्र। सिराजुद्दौला को इन दोनों का तो पता है, घसीटी बेगम, शौकत जंग का, कि ये तो दुश्मन है, इनसे युद्ध भी हो चुका है वो, और एक युद्ध में उसको परास्त भी करा था हमने, जैसे तैसे करके संधि कर ली थी आपसी कर दिया। लेकिन सिराजुद्दौला को ये नहीं पता है कि माणिक चंद्र उसका दुश्मन है। अंग्रेज उससे अभी भी दुश्मनी बहुत ज्यादा स्तर पे रख रहे हैं। उसको लगा संधि हो गई, अब नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे अभी भी। और एक कौन दुश्मन है, मीर्जा। ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे, एक, एक दो तीन चार, चार दुश्मन उसके स्पष्ट रूप से दिखने लगे।
कि मीर जाफर जो उसका सेनापति है, प्रमुख सेनापति, वो भी उससे खुन्नस खा के बैठा है, खार खा के बैठा है। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर कुछ और कौन ताड़े लगा रहा है ना, उसकी चल नहीं पा रही। शाम को एक क्वार्टर पी के जिंदा रहना पड़ रहा, पहले बॉटल मिलती थी, अब एक क्वार्टर मिल रहा है, तो उसको भी अलग परेशानी हो रही होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि सिराजुद्दौला, ये क्लियर हो गया कि सिराजुद्दौला ने जैसे तैसे करके सब कुछ क्लियर करा है और बंगाल के अंदर अंग्रेज वापस आ चुके हैं। बंगाल के अंदर अंग्रेज वापस, बंगाल मतलब कि कलकत्ता, स्पेशल कलकत्ता में इनका व्यापार फिर से चलने लगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ व्यापार नहीं चल रहा है, जब माणिक चंद इनके पक्ष में है तो कलकत्ता पे तो वो कब्जा करे ही नहीं है। बात समझ आ रही है? अब भैया माणिक चंद और क्लाइव, माणिक चंद और क्लाइव एक साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बिल्कुल जब जहां जा रहे साथ ही जा रहे हैं, जहां बैठ रहे साथ बैठ रहे, सब कुछ सही चल रहा है इनका। माणिक चंद और क्लाइव बेहतरीन, एक नंबर, कोई समस्या नहीं, इनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या, सब अच्छा चल रहा है इनके बीच में। हर जगह जाते हैं, बेहतरीन दारू वारू पिलवा रहा, क्लाइव पूरा खर्चा उठा रहा है माणिक, टोटल, कि अंग्रेजी वाली पिलवाऊंगा, एक मत की। ठीक है, ऐसे ही ये एक बार में रह दिया, पूरी व्यवस्थाएं चखने की वाटन वाटन सब कुछ कर दिया ऐसे। और ये बैठे हैं बाहर में। अब भी बाहर में बैठे हैं कौन कौन, माणिक चंद्र और क्लाइव। साइड वाली टेबल पे कौन बैठा है, मतलब साइड थोड़ी सी आगे देखा इन्हें कि मीर जाफर बैठा है अकेला, वही बाहर में, और सफेद पी रहा है। उधर तरफ नजर घुमाई तो एक तरफ भाई घसीटी बेगम और शौकत जंग बैठ के पी रहे मेहतारी का, तो मेहतारी बेटे दोनों एक साथ। ठीक है, एक जगह और नजर घुमाई तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग बैठा है ना। व्यापारी वर्ग मतलब उसमें कौन कौन भाई, जगत सेठ, अमीचंद, है ना, और राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, अमीचंद और जगत सेठ। जगत सेठ जो है वो ब्याज पे पैसे चलाता है, अमीचंद राय दुर्लभ जो है वो व्यापारी है, तो व्यापारी वर्ग बैठा है। और सब को देखा ध्यान से, सब ले दे के क्या कर रहे हैं, सब सिराजुद्दौला को गाली दे रहे हैं। क्लाइव चुपचाप सुन रहा, क्लाइव और मिर्जा, वो भी तो गाली दे रहे हैं। तो क्लाइव उठा और क्लाइव ने मीर जाफर को बोला चला मजे लेके आते हैं। कि किसके मजे लेगा तू, कि सबसे पहले देख मीर जाफर के पास जाते हैं, तो वो अकेला नहीं। तो जे गए मीर जाफर के पास, वही बाहर में। मीर जाफर के पास गए, मीर जाफर ने के पास सबसे पहले कौन गया, माणिक चंद गया। माणिक चंद के तक, और भाई कैसे हो, हमने सुनी तुम्हारी बात, तुम्हारा दर्द भी वही है जो हमारा दर्द। ठीक है, सिराजुद्दौला को गाली दे रहे थे। पीछे से आ गया क्लाइव, जैसे ही क्लाइव को देखा मीर जाफर ने तलवार निकाल दी। मीर जाफर ने अब भी काट डाल मजबूर है। माणिक चंद पकड़ ली, भाई जो है रुक तो अपने साथ ही है। ठीक है, देखो ऐसी चीज पे लगाऊंगा कि सफेद सफेद भूल जाए। फ्लैट में निकाल भाई बाटल, भाई करके बात कर रहा फ्लैट पानी से। बाटल निकाल भाई, बाटल रखी भाई सामने। ठीक है, गिलास में परोसी गई। मुंह यहाँ पर कहता है गिलास गिलास कहाँ दे रहा, पूरी बाटल लियो, बाटली बाटल अड़ा के एक ही सांस में कह गया क्लाइव, सन्नाटे को जो बाप रे शरबत सरी का पी गया। ठीक है, अरे सफेद पीने वाला, उसको अंग्रेजी क्या समझ आ रही है, एक बार में खींच गया पूरी। और नशा तेज, और तेज तेज बात करना चालू। तो हाँ वो तो ऐसा है सिराजुद्दौला, और वैसा है, ये है वो है, अब देखता हूँ मैं सबको वोट डालूंगा, ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा, तेज तेज बात करना चालू। इनने बात सुन ली, कौन गाली दे रहा, ये तो वैसे भी दुश्मन थे। ये वाला वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, वो भी, व्यापारी वर्ग है, वो भी सिराजुद्दौला से दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी में है, क्योंकि ये व्यापारियों से टैक्स लेता है वो। ठीक है, व्यापारियों से टैक्स लेता है, वो के द्वारा इतना टैक्स लेता है, ऐसा ऐसा। इनने बात सुनी, सबके सब एक साथ आ गए, पूरे चोर चोर मौसेरी भाई। ठीक है, चोर चोर मौसेरी भाई कहलाते हैं। तो सारे चोर एक साथ आ गए। कौन कौन भाई, अंग्रेज, घसीटी बेगम, शौकत जंग, माणिक चंद, मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ। ये सबके सब एक साथ आ गए एक ही टेबल पे, एक ही टेबल पे आ गए। और उसके बाद फिर माणिक चंद ने बोला कि बाबा क्यों ना अपन एक काम करें, अपन सब मिलके इतनी गाली दे रहे हैं सिराजुद्दौला को, इससे अच्छा अपन एक काम क्यों ना कर लें, अपने में से ही कोई एक नवाब बन जाए। ठीक है, कोई अपने में से ही नवाब बन जाए। ठीक है,
सब बैठे, पहले तो कहते दारू पिलवाओ, सबने दारू पी ली, फिर कहते हैं एक काम करो कल बात करेंगे। और एक काम करना, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, नहीं पकड़ा गए तो राफत बहुत मारेगा, ठीक है, सिराजुद्दौला अगर पकड़ा गया बहुत मारेगा, भूत बना देगा मारना। उनने कहा, घसीटी बेगम ने कहा कि एक काम करो कल मेरे घर आओ सब, पार्टी में तुम्हारी मेरी तरफ से। ठीक है भैया, घसीटी बेगम पहुंची। घसीटी बेगम के घर सबरे लोग इकट्ठे हो गए, कोई टेबल सजा है, ठीक है, जगत सेठ एकदम से बाटल आटल रखा गई, सब कंप्लीट हो गए। जगत सेठ एकदम से उचट गए, जगत सेठ बोलते कहते हैं, चक ना। घसीटी बेगम ने कहा, रोको तो साहब, ला रही है पापड़ सेक के अब भी। घसीटी बेगम चिमटा लेके पापड़ सेक रही उधर अंदर किचन में, ठीक है, वो इधर भी बात कर रहे। क्या बात कर रहे, भाई कोई मुद्दा उठाया। माणिकचंद ने फिर बोला कि अपन सिराजुद्दौला को इतनी गाली दे रहे हैं, इससे अच्छा अपन एक काम कर लें, अपन में से कोई एक नवाब बन जाए तो सबकी बेहतरीन चांदी चांदी हो जाएगी। रोज अंग्रेजी दारू पियेंगे, घसीटी बेगम रोज पापड़ सेक के ला के देगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। घसीटी बेगम अंदर से, हाँ साहब ला दूंगी, ठीक है, वो सारी व्यवस्थाएं चल रही है ना, ठीक है, तो ये करना क्या पड़ेगा। तो क्लाइव ने बोला कि नवाब को मारना पड़ेगा, सब गाय, सबका नशा हैरान हो गया भाई के भाई। बाटल छूट गई दुर्लभ से हाथ से, बाटल छूट गई, नुकसान अलग हो गया। कि क्या बात करता फालतू की, मानना पड़ेगा, वो मार डालेगा, कैसे मार दोगे तुम, ठीक है, वो मारना पड़ेगा तो मारना पड़ेगा, मारने का नवाब कौन बनेगा फिर, वो सबको मार देगा। ऐसी समस्या हो गई कि रुको तो चाचा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, रुको तो जरा मैं समझा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, समझाने के लिए सवेरे सबको बुलाया। घसीटी बेगम उधर से पापड़ सेक, तेज तेज बोलना, मैं भी सुन रही, अंदर पापड़ सेक रही थी ना घसीटी बेगम। तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि पहले तो जनाब बताओ कि तुम में से नवाब कौन बनेगा। अब सबको एक चीज पता चल गई कि नवाब को मारना पड़ेगा नवाब बनने के लिए, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मीर जाफर खड़ा हो गया, ज्यादा नशा था उसमें। जब तुम लोग नहीं बन रहे हो तो एक काम करो, मैं ही बन जाता हूँ नवाब। सब तैयार हो गए कि यार अपने ही तो लड़का है, बन जाएंगे, तो मीर जाफर तैयार हो गया नवाब बनने के लिए, ये बात तय हो। अब इसी मीटिंग के अंदर एक चीज और तय हुई कि अब मैं प्लान डिस्कस करता हूँ क्लाइव बोला। और क्लाइव बोला कि देखो एक ऐसा होगा कि तुम कुछ मत करना, ठीक है, तुम सिर्फ नवाब की तरफ से रहना, ऐसा नवाब को मालूम। नवाब को जो नहीं पता कि अपनी मीटिंग चल रही है, ठीक है, नवाब को पता क्या, कोई ने बताया नहीं बताया। तो तुम्हें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा नवाब पे हमला, ठीक, मैं आक्रमण करूंगा, नवाब वहां से सेना लेके निकलेगा। मीर जाफर कहता हाँ सही बात है। और सेना का प्रमुख कौन है, मीर जाफर, सेनापति। सेना का प्रमुख कौन है, मीर जाफर, सेनापति है। कि देखो मैं करूंगा कहां पे, नवाब पे हमला। नवाब की, नवाब आक्रमण करने के लिए निकलेगा, सेना लेके कौन आएगा, मीर जाफर लेके आएगा, ठीक है। और तुम अभी तक कुछ मत करना, मीर जाफर लेके आएगा, नवाब को लगेगा कि सेना हमारी तरफ से लड़ रही है, ठीक है, और तुम कौन की तरफ हो, अपन सब आपस में मिले ही हैं, ठीक है, और अपन जैसे ही तैसे करके सेना जब हो जाएगा, युद्ध उद्ध अपनी तरफ चलते रहेगा, ध्यान देते रहेंगे, उसी बीच में मैं चुपचाप से जाऊंगा और कौन को काट दूंगा, बोलो भैया, मैं काट डालूंगा नवाब को, नवाब मर जाएगा, नवाब मर जाएगा, मीर जाफर बन जाएगा, अपना भाई बन जाएगा फिर। मीर जाफर नहीं बोला उसने, फिर प्लान में तो भाई बन जाएगा फिर नवाब, तो भाई नवाब बन गया तो तुम सबकी चांदी चांदी। बोलो बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है सुनने में। कहता यार सुनने में तो अच्छा लग रहा लेकिन सही में हो पाएगा। अरे चाचा, मीर जाफर को नशा तेज, मीर जाफर ने तेजी में चिल्लाया घसीटी को, घसीटी पहले पापड़ लेके फिर बताऊंगा। घसीटी तो दौड़ के आई, हाँ हाँ मार डालेंगे बाहर, ठीक है, तलवार ले घूम रही है, चमीटे ही चमीटे मारूंगी, ऐसे फिर आई वैसे। और सारी व्यवस्थाएं करने के बाद लगा दे, तुम्हें कुछ नहीं करना, जब मैं सेना लेके आऊंगा मीर जाफर, तो हम मेरी ही लड़के, ठीक, उसकी चिंता तुम छोड़ दो, तुम बस नवाब को मारने की तैयारी करो। फिर ठीक है, तय हो गई भैया बात। जब बात तय हो गई, सब कुछ तय हो गया, और तयशुदा बात करने के बाद सबने सबसे पहले क्या किया, सबने सबसे पहले एक एक क्वार्टर फंसाया, सबने एक एक बाटल रखी अपने पास कि चलो ठीक है सुबह मिलते हैं करके।
और वहां से चले। जाने के बाद क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, ये बात है जून में, जून की, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच अभी कोई नहीं मिल रहा आपस में एक दूसरे से, सबने अपने अपने पास बाटल रखी हुई थी, जैसा हो ही रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एकदम से लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लगभग 1100 अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सेना के साथ 23 जून सन 1757 को, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक जगह है प्लासी, ठीक है, प्लासी जगह है, वो प्लासी जगह पे जाके हमला कर दिया। कौन के ऊपर, बोलो भैया, कौन के ऊपर, राजा के ऊपर, मतलब नवाब के ऊपर। अब तुम कहोगे नवाब के ऊपर एकदम से हमला, नहीं, उसने क्या किया, क्लाइव ने क्या किया, पहले चंद्रगिरी पे हमला। चंद्रगिरी क्या, फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों की कंपनी पहले हमला किया। ये खबर पता चली नवाब को, नवाब को बोला कि यार जे इसको समझाया था एक बार मैंने, फिर भी जे नहीं माना, चलो आक्रमण करो। और वो निकला आक्रमण करने के लिए, और जैसे ही निकला इधर से क्लाइव ने सेना पलटा के प्लासी के मैदान पे आ गया। प्लासी के मैदान पे आए, इधर से नवाब की सेना आई। नवाब की सेना मतलब क्या, कुल मिला के विश्वासघाती सेना, ठीक है, मतलब मीर कासिम की मीर जाफर की सेना। और इस तरफ से फिर आई नवाब की सेना, मतलब मीर जाफर की सेना आई, और यहां से आई कौन, क्लाइव की सेना। और क्लाइव की सेना में सिर्फ 1100 लोग, सिर्फ 1100 अंग्रेज बस, और थोड़े बहुत 2500 के लगभग भारतीय भी शामिल थे, 2500 के लगभग, जो भारतीय पहले से कर रहे थे उनको भी शामिल कर लिया उसने। और यहां से गई सेना, सब युद्ध चालू हुआ। नवाब की तरफ से सिर्फ 2 लोग थे, इन दोनों के पास 500-500 की सेना टुकड़ी थी। मीर मीर मदन और मोहनलाल, मीर मदन पूछा था वो, मीर मदन और मोहनलाल, ये 500-500 की टुकड़ी लेके नवाब की तरफ से लड़े। मतलब नवाब की तरफ से सिर्फ 1000 लोग लड़े हैं, सिर्फ 1000 लोग। और नवाब, नवाब का युद्ध चालू हुआ। नवाब को लग रहा कि सेना हमारी तरफ से लड़ रही है, लेकिन असलियत तो ये थी कि सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही है। मौका देखा और मीर जाफर के लड़का खुद गया और नवाब की गर्दन काट दी। नवाब की गर्दन काटने के बाद नवाब भाई मर गया। सेना में अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी गाय की मच गई। बाकी के जो मीर बदन था वो भी मर गया, मोहनलाल था वो भी मर गया। नवाब की तरफ से जो सेना लड़ रही थी उसको मीर जाफर की सेना ने काट डाला। और सब कुछ होने के बाद अंततः नवाब की मृत्यु हो गई। और अब मीर जाफर क्या किया, प्लासी से निकला और पहुंचा कहां पे, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद पहुंचा, क्लाइव के गले में हाथ डाल के लेके गया। और क्लाइव ने के साथ जाने के बाद मुर्शिदाबाद में पहुंचकर अपने आप को नवाब, घसीटी बेगम, शौकत जंग सब शामिल थे युद्ध। घसीटी बेगम अलग चमटा लेकर दौड़ रही थी, जैसे माता ली, ठीक है, वो अलग मुर्शिदाबाद में जाके मीर जाफर ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर ने नवाब अपने आप को घोषित किया, मतलब इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, दृष्टिकोण देखिएगा, कि अंग्रेजी शासन आ गया। क्यों अंग्रेजी शासन आ गया, क्योंकि अंग्रेजों की मदद से ये बना। अब समझना, जैसे ही वो नवाब बना सबसे पहले खुश हुआ मीर जाफर। और मीर जाफर खुश होने के बाद खुशी खुशी में सबसे पहले तो एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सबको बुलाया, ठीक है, सबको बुलाया, भव्य पार्टी एकदम। और पार्टी होने के बाद खुशी खुशी में देखो, मीर जाफर ने क्लाइव को, मीर जाफर ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव को लगभग 2.5 लाख पाउंड कैश, ठीक है, प्लस
12 गांव की जागीरदारी प्लस पूर्ण स्वतंत्र व्यापार, पूर्ण स्वतंत्र व्यापार की परमिशन, ठीक है, साथ में अहस्तक्षेप नीति, काय में अंग्रेजों के व्यापार में अहस्तक्षेप नीति। स्वतंत्रता के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं स्वतंत्र है मतलब हस्तक्षेप हो सकता है स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप हो सकता है, ये बात समझ लो। जैसे भारत भी स्वतंत्र है लेकिन हस्तक्षेप है ना, ऐसे ही। उसके अलावा मतलब पूर्ण स्वतंत्र नीति के बाद भी आपको हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजों को इतने सारे गिफ्ट दी कि तुमने ही तो बनवाया है यार, भाई ये तू मेरा लेके जा मेरे से। क्लाइव तो खुश, लेकिन क्लाइव 2.5 लाख पाउंड में मान जाएगा नहीं। और ये घुटना खुश हो रहा मैं नवाब बन गया, मीर कासिम खुश हो रहा, मीर कासिम कह रहा हूँ, मानिक चंद खुश हो रहे नवाब बन गए, भाई अपना नवाब बन गया। घसीटी बेगम, शौकत जंग सब खुश, राय दुर्लभ और व्यापारी वर्ग भी खुद के, अब तो टैक्स नहीं लगा, टेंशन फ्री, भाई अपना नवाब, और अच्छी चल रही, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सब हीरा जवाहरात सब लुटाने के बाद भी क्लाइव नहीं मानने वाला था, जब तक सन, समझना बात, 1757 से 1760 तक मीर जाफर जो है नवाब रहा बंगाल का। और जब तक बंगाल रहा ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता था, ठीक है, कि क्लाइव के लड़के इसके दरबार में ना पहुंचे। क्लाइव के लड़के जा रहे हैं, मान लो गोली बिस्कुट भी खाना है, ठीक है, ला पैसे दो। ये अंग्रेजों का एटीएम था, एक एक रुपए अंग्रेजों का, एक एक रुपए का खर्चा मीर जाफर उठा रहा, 3 साल तक उठाया, और पूरा लुट के बिल्कुल खराब खत्म, एकदम भिखारी हो गया, कटोरा मांगने की स्थिति में। 1760 की एक घटना है फिर, 1760 में फिर पहुंचा क्लाइव खुद, खिलाओ पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो गए। मीर जाफर आया कि जो लुगाई है बस, समझ आ रही, जे ले जाओ तुम तो, 2,000 रुपए रोज का इसका ब्यूटी पार्लर का खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, तुम तो जे भी ले जाओ, बस ये लुगाई बची है और कुछ नहीं बचा हमारे पास, टोटल भिखारी हो गए हम, इतना पैसा लेके गए तुम्हारे यहाँ से, रोज लड़के आ रहा है 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, कहाँ तक देंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप इसको? हम तो गड़बड़ खा गए, कच्चा खा गए घुटना, लेकिन अभी भी उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। वो मांगने आया तो लुगाई दे दिया, लुगाई देने तैयार कि जय लुगाई है बस, अब जय रोज रोज खर्चा करवा रही, 2,000 रुपए ब्यूटी पार्लर के लग रहा है इस पे, मुंह मंजवाने जाती है, समझ रहे हैं? उसके बाद भी उसको कोई पल्ले नहीं। और जब क्लाइंट ने देख लिया कि इसके पास कुछ नहीं बचा, ये नहीं दे पाएगा, क्लाइंट गया इसके पास से सीधा इसके दामाद के पास, इसके दामाद का नाम है मीर कासिम, मैंने अभी नाम लिया था इसका शुरुआत में, इसके दामाद का नाम क्या है, मीर कासिम। क्लाइव उसके पास गया और क्लाइव ने बोला कि भाई कैसे हो, चाय की टपरी बैठा था, चाय पी रहा था, सिगरेट चाय, यार ठीक है यार बस जी रहे हैं, नवाब बनना क्या? कासिम की आंखें चमक गई, कासिम बोला कि साहब शुरू से ही नवाब बनना था, वो तो ससुर मर ही नहीं रहा मेरा, चलो ठीक है तुम्हें नवाब बनवा देते हैं, ठीक है। और कासिम के साथ मिलके, मीर कासिम के साथ मिलके लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, 27 सितंबर 1760 को, 27 सितंबर 1760 को एक संधि करी। संधि क्या करी, संधि ऐसी थी, संधि में उसने बोला क्लाइव ने कि देखो हमें 5 लाख रुपए नगद दे दो, क्या, हमें तुम 5 लाख रुपए नगद दे दो, प्लस 5 लाख रुपए और दो कर्नाटक युद्ध स्थिति के लिए, अगर कर्नाटक में युद्ध स्थिति फिर से बनती है, तुम्हें मालूम है
कर्नाटक में युद्ध चल रहा है, 1760 बांडीबास का युद्ध होगा। कि कर्नाटक युद्ध स्थिति के लिए हमारी सेना भेजना है, उसको भेजने के लिए उसके खर्चे का 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। और क्या करो आप हमें, वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर, आजकल बांग्लादेश में चली गई, वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर, इन 3 जगह की जमींदारी दे दो। ठीक है, कहाँ कहाँ की भैया, वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर, इन 3 जगह की जमींदारी दे दो। क्या क्या दे दो भैया, 5 लाख दे दो, 5 लाख रुपए और दे दो कर्नाटक युद्ध के सैनिकों को भेजने के लिए खर्चा, उनकी दारू का खर्चा। ठीक है, तो वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव ये राजशाही के जिले हैं। यहाँ पे जूट, कपास, रेशम, बड़े बड़े व्यापार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की खेती बहुत अच्छी है। हमें ये 3 जिले चाहिए। कासिम बोलता ठीक है ले लो, ठीक है क्या, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कासिम ने फिर लेकिन एक शर्त रखी कि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, आंतरिक मामलों में तुम हस्तक्षेप नहीं कर। मेरे को नवाब बनवाना, मेरे को नवाब बनवाने के बाद जो आंतरिक मामले होंगे हमारी, है ना, हमारे राज्य के, उनमें तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, जैसे तुम हमारे ससुर के साथ करते थे, गले मार चली करते, ये नहीं बनी। ठीक है, क्लाइव कहता है ठीक, कोई दिक्कत। क्लाइव ने बोला कि एक काम कर, तू तैयारी वैयारी कर जरा, बढ़िया हो जाएगा तैयार वैयार होके, है ना, अक्टूबर में तेरे को नवाब बनवा दूंगा। ठीक, तेरे को अक्टूबर में नवाब बनवा दूंगा। और ठीक है भाई, अभी अक्टूबर आ गया, 14 अक्टूबर 1760, अब वो समय आया, 14 अक्टूबर 1760, जिस डेट को नवाब बनाया गया। और 14 अक्टूबर 1760 को क्लाइव ने अपने 2 लड़के भेजे साथ में, उनके साथ मीर कासिम के 2 लड़के भेजे। एक था वंशी टाट, जो 2 लड़के भेजे, एक भेजा वंशी टाट और एक भेजा कैलाड़ को भेजा था, कैलाड़। 2 लड़के भेजे और मीर कासिम साथ हो गए। पहुंचे दरबार में, मीर जाफर बैठा हुआ है गद्दी पे, कुछ नहीं, सफेद की दारू, अब सफेद पी रहे हैं, ठीक है, और नमक चाट रहे हैं, वही दे रहे, ठीक है, अब कुछ है ही नहीं, बेकारी बैठे हैं बिल्कुल। वंशी टाड ने क्या किया, वो गया, मीर जाफर को गद्दी से उठाया, मीर जाफर की मुंडी पकड़ी, ऐसा करके उठाया और पटक दिया साइड में, और मीर कासिम के सिर पे मुकुट पहना दिया। मीर जाफर कुछ बोलता उसके पहले ही कैलाश ने उसके मुंह पे 15,000 रुपए फेंक दिए कि जरक पैसे, 15,000 रुपए। मीर जाफर बोलता आज भी हम फेंके हुए सिक्के नहीं उठाते, ठीक है, डायलॉग मारने के बाद, लेकिन ये तो नोट है, उठा लेंगे, ठीक है। वो खट से अपने पास रख लिए मीर जाफर ने। और मीर कैलाश ने बोला कि देख ऐसा है कि हर महीने तेरे को 15,000 रुपए देंगे, बात समझ आ रही है, और पेंशन बन गई अब तेरी 15,000 रुपए की, और तू जा और यहाँ से सीधा कलकत्ता। मीर जाफर चुपचाप कलकत्ता निकले, देख कि कुछ नहीं भाई, 15,000 को आ रहा है कम से कम, दारू का खर्चा तो मिल जाएगा, समझ रहा है बात को। और मीर कासिम क्या बन गया, नवाब। मीर कासिम यहाँ नवाब बन गया। मीर कासिम के नवाब बनते से ही बंसी टाट ने 7 लाख रुपए की डिमांड कर दी, 7 लाख रुपए चाहिए मेरे को। केलाड ने 5 लाख रुपए की डिमांड करी, तो मेरे को 5 लाख रुपए की अब मेरे को सेना में बंटवाना। अब मीर कासिम नवाब बनेगी तो कहते हैं ठीक है चलो भैया, ये 7 लाख भी रख लो, ये 5 लाख भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, सब रख लो। ऐसे करके टोटल कुल मिला के उसने लगभग लगभग 17 लाख के करीब, 17 से 20 लाख के करीब कैश, और मर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव की जागीर भी अंग्रेजों को दी। सब कुछ देने के बाद वो बैठ गया कहाँ पे, शासन पे। लेकिन भूरों की तो आदत शुरू से ही खराब,
ठीक है, गुरु की आदत शुरू से खराब। इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफर करके कहा ले गया, मुंगेर। ठीक है, भूरों की आदत खराब, भूरे पहुंच गए अगले दिन फिर दरबार, लाओ पैसे दो। सात्विक भूरे पहुंचे, फ्लाइट ने पैसे मंगवाए, लाओ पैसे दो। जे खड़ा हुआ और सातों का अंग्रेजों गर्दन काट, कि जब मैंने पहली बार कह दिया था एक ही बार कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बार बार भिखारी जैसे हाथ फैला के मत आना, एक बार पैसा दे दिया ना तुम्हें, अब निकलो। ठीक, अब तो खेल उलझ गया। अंग्रेज सोच रहे थे कि हमने मीर कासिम को बनवाया है नवाब, और मीर कासिम अलग ही गुनताड़े में। अब मीर कासिम क्या गुनताड़े में है, मीर कासिम क्या सोच रहा है, मीर कासिम आगे क्या करेगा, इसके आगे प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, ये सारा का सारा मीर कासिम के शासनकाल में हुआ, मतलब क्यों हो जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी के लिए इसके आगे आपको कल आना पड़ेगा। आज इसलिए नहीं क्योंकि आज प्लासी का युद्ध यहीं तक तो समाप्त हो गया। प्लासी के युद्ध से क्या निष्कर्ष निकला मैं बताऊंगा, प्लासी के युद्ध से क्या है वो सारी चीजें भी कन्फर्म होगी। ठीक है, लेकिन पहले मीर कासिम की पूरी कहानी, बक्सर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में उनके निर्णय होने से क्या चीज घट गई, आपके देश में कौन सी ऐसी बड़ी घटना घट गई जो प्लासी के युद्ध को गुलामी का बीज कहते हैं। ठीक है, जबकि मीर कासिम ने इनका पूरा खेल पलटा दिया, मीर कासिम ने 7 अंग्रेज काट डाले। आज तक सिराजुद्दौला के अलावा अंग्रेजों का विरोधी कोई नहीं हुआ, डायरेक्ट विरोधी, लेकिन मीर कासिम तो उल्टी गंगा बिहार बहादुर, लॉर्ड क्लाइव टेंशन में, ये क्या हो गया, क्लाइव बाबू है जबकि दिमाग बहुत, समझ रहा है बात? ये सब घटनाएं घट गई है, और ऊपर से मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लेके गया, मीर कासिम यहाँ मुंगेर राजधानी लेके गया। और तुम्हें एक बात और बताऊंगी, अभी अंग्रेजी पद्धति से यहाँ पे गोला बारूद तैयार कर रहा है मीर कासिम, मतलब कुछ तो दिमाग में चल रहा है। अंग्रेजी सैनिकों की पद्धति पे तोप खाने गोला बारूद तैयार कर रहा है, क्या चल रहा है, उसके लिए आपको कल करना पड़ेगा अगली क्लास। और ये चीजें क्लियर हो, देखो मैंने ये जो कहानी पिरोई है, इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव तुम्हें जब क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 वाला हो जाएगा, तब पूरी चीजें क्लियर हो। क्यों, क्योंकि अभी तक अंग्रेज जो है वो कर्नाटक में यहाँ पे बांडीवास का युद्ध भी जीत लेंगे, प्लासी वो जीत चुके हैं। ठीक है, 1764 में जाके बक्सर का युद्ध भी जीत लेंगे, ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों का, ये चीज घटने वाली है। ये कैसे घटेगी, क्यों घटी, कारण क्या है, सारी चीजें क्लियर होगी इसका। हाँ, एक चीज और याद रखना, ये जो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बिठाया, ठीक है, इसको घटना को फैक्ट में याद रखना, इसको कहते हैं शांतिपूर्ण क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति या शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें शांतिपूर्ण क्रांति हुई, तो उसको हुई 1760 में। ठीक, तो 1760 में हुई है, कौन के द्वारा हुई, अंग्रेजों के द्वारा हुई। शांतिपूर्ण क्रांति क्या, क्योंकि कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, गया वंशी पकड़, मुंडी पकड़ी, पटक दिया साइड में, 15,000 रुपए मुंह पे फेंक के मारे, ठीक है, और मीर का कासिम को बिठा दिया, कहानी खत्म हो गई, नवाब बदल दिए उनने बिना लड़ाई के। देख लो तुम स्थिति क्या है। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा याद समझना है, इसके आगे अपनी कल रहेगा, कल आप सारी चीजें क्लियर करोगे। ठीक है।